So we were studying class 10th, chapter number 9, some applications of trigonometry, subject mathematics. So in yesterday's video, we did till question number 7. Now, today we will start question number 8. So let's do question number 8. A statue 1.6 meter tall on the top of a pedestal. पेडिस्टल होता है बेस, जिसके ऊपर कोई स्टैचू खड़ा करते हैं अपन। कोई भी पहले बेस बनाता है ना नीचे ऐसा, ठीक है, फिर उसके ऊपर अपन स्टैचू बना देते हैं, कोई भी मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, मूर्ति के नीचे का जो होता है ना उसको बोलते हैं पेडिस्टल, मतलब बेस जो है। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. सबसे पहले चलो ड्रॉ कर लेते हैं, इतना ड्रॉ कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्या बोला इसने? स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, मतलब स्टैचू जो मूर्ति है वो इन्होंने बताई है 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल है, पहले तो नीचे का एक बेस बनाता है अपन, ठीक है ना, तो ऐसे मैं ऐसे ही ले रही हूँ बस इसको, ये पेडिस्टल हो गया सपोज। ठीक है, इसके ऊपर इसके ऊपर एक स्टैचू है, ये कोई मूर्ति है, वो कितनी टॉल है? वो 1.6 मीटर टॉल है, मतलब लंबी है। ठीक है, आगे क्या बोला है इसने? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, सबसे पहले तो यहाँ ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड है ना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है इधर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के टॉप पे देखो, यहाँ नीचे से कोई इंसान देख रहा है, कहाँ पे? टॉप पे। स्टैचू का टॉप ये है और स्टैचू का बॉटम ये है। जो मूर्ति है ये, पेडिस्टल पे जो मूर्ति खड़ी करी है, इसका टॉप ये है। पेडिस्टल मतलब जो बेस जिसपे अपन खड़ा करते हैं मूर्ति को। ठीक है, जैसे दीवार से बना देते हैं ना अपन, ऐसे डोली से उस पर स्टैचू रख देते हैं। तो ये स्टैचू का क्या है? टॉप है। ये स्टैचू का क्या है? बॉटम है। ठीक है, तो स्टैचू के टॉप पे बोला है इन्होंने कि यहाँ से, यहाँ नीचे से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है इसको, स्टैचू के टॉप को। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो वापस समझा देती हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई पॉइंट है एक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। और सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल का टॉप ये होगा ना, पेडिस्टल का बॉटम ये है और पेडिस्टल का टॉप ये है। तो कह रहा है यहीं से पेडिस्टल के टॉप को भी देख रहा है, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बस ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है, उसके बाद बहुत सिंपल है। अब क्या बोला है इन्होंने? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट, मतलब ये हाइट, ये बताइए ये कितनी है हाइट। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसको ए ले लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो और इसको लिख लो D। मतलब हमें बीसी फाइंड आउट करना है। ये हमें क्या फाइंड आउट करना है? बीसी। तो चलो इसको करते हैं। अब इसे करते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना पूरा। ये पेडिस्टल है, ये स्टैचू है, और यहाँ ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई स्टैचू के टॉप पे देख रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पे देख रहा है कोई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो ये पेडिस्टल है इसकी हाइट बताइए कितनी होगी।
मतलब बीसी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या करना है इसके अंदर, कल अपन ने 7 तक ही किया था ना, 8 थोड़ी कर दिया था अपन ने कल, 7 तक ही किया था। ठीक ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें क्या करना है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो पहले। पहले अपन ऐसा करते हैं कि अपन को ये भी नहीं दे रखा ना यहाँ पे, ये नहीं दे रखा है इसके अंदर और इस वाले के अंदर। चलो ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ये बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, बेस, ये नीचे वाला जो बेस है ना ये, और ये परपेंडिकुलर, इन दो का रोल है यहाँ पे, क्योंकि बेस क्या है, कॉमन है इधर, इसलिए ये फाइंड आउट कर लो तो इजी रहेगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो इसमें बेस निकाल लिया करो, क्योंकि बेस क्या है, इस ट्रायंगल में भी है और ये इस बड़े वाले ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल के अंदर हम क्या लिखेंगे, पी और बी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पी और बी टेन के फॉर्मूले में आते हैं, तो टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी। अब पी आप किसको ले रहे हो, लिख दो यहाँ पे, ए सी, पी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और बेस क्या है, सी डी। 1060 की क्या वैल्यू होती है, √3 इज इक्वल टू पी, ये परपेंडिकुलर अपना क्या है, एसी की जगह में क्या लिख सकती हूँ, ए बी, ये वाला पॉइंट बी था ना, ये वाला, ए बी प्लस बी सी। एसी की जगह मतलब जो परपेंडिकुलर है इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी। एसी की जगह हम ये लिख सकते हैं अपॉन में सी डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सी डी √3 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो ए बी की वैल्यू तो लिख दो, ए बी की वैल्यू हम लिख देंगे 1.6 प्लस बी सी, ये देखो ए बी हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अपना सी डी क्या आ जाएगा, सी डी अपना आ जाएगा यहाँ से 1.6 प्लस बी सी अपॉन में √3। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दो। अब छोटे वाला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल में वापस यही करेंगे, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी। पी क्या है आपका यहाँ पे, पी बी सी है, तो पी क्या है, बी सी, और बी बेस क्या है मेरा, बेस है सी डी, तो यहाँ पे सी डी। 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू पी क्या है, बी सी है ना, तो आप बी सी लिखो यहाँ पे, और सी डी, क्योंकि दोनों ही हमें नहीं पता है तो एज इट इज लिखो, कोई बात नहीं एज इट इज लिखो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इंटू 1 सी डी आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू बी सी। सी डी और बी सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, मतलब जो सी डी आपने फाइंड आउट करा ना, ये सी डी, ये जो सी डी आपने निकाला है, सी डी और बी सी क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे जो बी सी लिखा हुआ है ना, ये बी सी की जगह मैं सी डी भी लिख सकती हूँ, इस बी सी की जगह, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले आगे ऐसा करना, पहले ये कर लेना, पहले ये लिख लेना, ताकि यहाँ पे आ जाएगा सी डी और बी सी बराबर है, फिर उसके बाद ये वाला कर, पहले ये करना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर ये करना, इसके बाद ये कंटिन्यू तक चलेगा, ताकि अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सी डी, ये √3 को वापस भेज दो इसके पास, √3, ये वाला था ना, ये वाला स्टेप, ऐसा करते हैं अपन, ये इस स्टेप को गायब करो। अब देखो, अब करते हैं यहाँ से इसको, सी डी √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस, ये जो बीसी है ना, बीसी और सी डी इक्वल है, तो बीसी की जगह मैं सी डी लिख सकती हूँ, तो सी डी लिख दो, क्योंकि यहाँ पे भी सी डी है, यहाँ पे भी, तो सी डी निकल जाएगा अपना। अब ऐसा करो, इस सी डी को यहाँ भेजो,
सीडी को सीडी के पास भेजना है, ठीक है ना, जो सेम सेम होते हैं उनको एक तरफ भेज दो, सेम सेम जो भी होते हैं। सीडी √3 माइनस सीडी, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से सीडी ले लो कॉमन, सीडी कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा √3 माइनस यहाँ बचेगा 1। बच्चे सोचते सीडी तो निकल गया बाहर, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा, जीरो नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचता है, हमेशा ध्यान रखना। कई बार बोलते हैं बच्चे मैम सीडी कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 बचा माइनस यहाँ तो जीरो बचेगा ना, यहाँ 1 बचेगा बेटा, 1 इज इक्वल टू 1.6। सी डी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब ये नीचे √3 है तो इसको रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे। नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ना है, आंसर में कभी भी नहीं छोड़ना, उसको रेशनलाइज करना है हमेशा। सी डी इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 - 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3 + 1 से नीचे और √3 + 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, ये 3 - 1 तो 2 आ जाएगा नीचे, और ये ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 + 1। ऊपर तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ऊपर वाला सॉल्व नहीं करा। नीचे वाला देखो, a - b और a + b का क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये आगे का यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। 1.6 √3 + 1, ये तो एज इट इज ही है, और 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16 होता है ना, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 0.8 3 + 1। ठीक है, ये क्या निकला था, सी डी। ये अपना आया सी डी, और अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए बीसी। अभी भी आंसर नहीं आया। अच्छा, तो बीसी और सी डी बराबर ही तो है, आ गया ना आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी डी आया है, ठीक है ना, सी डी निकाला है ना अपन ने, ये क्या है, सी डी है, ये क्या है, सी डी। अब यहाँ देखो सी डी और बीसी दोनों इक्वल है, तो हमें वैसे तो बीसी निकालना था ना, तो बीसी भी आ गया। सी डी भी यही है और बीसी भी यही है, बीसी इज इक्वल टू 0.8 3 + 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, दो चीजें। तो देखो, डायग्राम बनाना सिखा देती हूँ, पहले डायग्राम कैसे बनाना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखो अच्छे से पढ़ना इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इतना कितना, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं टावर। एक तरफ टावर बना लो, एक तरफ बिल्डिंग बना लो। ठीक है, अब इन्होंने दे रखा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये मेरा टावर है, ये कितना है, ये 50 मीटर हाई है, मतलब इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखो अब अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, 10 बार पढ़ लेना, नहीं समझ आए तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर के पैर से बिल्डिंग के टॉप पे, यहाँ से यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से बन रहा है पहले ये देख लिया करो। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, टावर का ये फुट है, फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, सिंपल सी है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, फुट से यहाँ से टावर के टॉप पे, टावर के टॉप पे
60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब नीचे से यहाँ कोई ऊपर देख रहा है ऐसे। मतलब यहाँ से कोई खड़ा होके इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से कोई इस बिल्डिंग के यहाँ से कोई इस टावर के टॉप पे देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग की हाइट बताइए, पहले इनको हम नेम दे देते हैं, ए बी सी और इसको डी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछी है, बिल्डिंग की हाइट, मतलब हमसे पूछा है सी डी। सी डी बताओ कितना होगा। चलो कर लेते हैं इसको भी। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सी डी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करो, ये देखो बेस कॉमन है। कभी भी ऐसे दो ट्रायंगल आएंगे ना तो बेस ले लेना हमेशा, हाइपोटेन्यूज मत लेना, बेस ये क्या है, कॉमन है। ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये बेस इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये नीचे वाला बीसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल में वही करेंगे, 10 60 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो ये वाला 10 60 इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है फॉर्मूला। पी क्या है मेरा, ए बी, आप लिख दो इधर ए बी। और बेस क्या है, बेस है मेरा बी सी। 10 60 की वैल्यू होती है √3, इज इक्वल टू पी कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। बेस नहीं पता, एज इट इज लिख दो, बीसी लिख दो यहाँ पे एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, BC √3 इज इक्वल टू 50। BC इज ये इंटू में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 50 अपॉन में √3। अब नीचे रूट कभी भी नहीं छोड़ना है, इसलिए √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो 50 √3 अपॉन में, दो रूट में होता है तो ये 3 बन जाता है। अब इसको कैंसिल कर दो, मत करो, कैंसिल नहीं होगा, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा तो रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो हम कैंसिल नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डेसिमल में आएगा फालतू में, तो ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो बी सी इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन में 3। ये अपना आ गया बीसी, ये बीसी आ गया अपना बीसी। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटे वाला बी सी डी, ये ट्रायंगल लेंगे। ये कंफ्यूज ना हो कि बी और ये बी, तो इसको पूरा लिख लेना बेस। अब इन ट्रायंगल बी सी डी, बीसीडी ट्रायंगल में वापस वही चीज करेंगे, 10 30, क्योंकि इसमें एंगल 30 डिग्री का है ना, देख ये देख। तो 10 30 इज इक्वल टू वापस से पी अपॉन में बी। यहाँ पे पी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, पी है अपना सी डी। और बेस क्या होगा अपना, बेस क्या है अपना बीसी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/3 इज इक्वल टू पी। जो सी डी है वो मुझे नहीं पता, तो सी डी एज इट इज लिख दो, अपॉन में बीसी। बेस मैंने अभी अभी निकाला है ये रहा, तो बेस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 50 √3। और ये जो अपॉन में 3 है ना, ये यहाँ चला जाएगा। मैंने बताया था ना, जब भी जैसे एक और फिर दूसरा और फिर तीसरा यहाँ पे एक और हो, तो ये हमेशा ऊपर चला जाता है वापस, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सी डी इंटू 3 इज, अच्छा इसमें √3 भी इंटू हो जाएगा, इंटू √3 इज इक्वल टू 50। तो सी डी अपना आ गया, यहाँ से आ गया आंसर बस। 50 √3 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों, तो ये दोनों के दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, √3 से √3 कैंसिल। तो सी डी इज इक्वल टू 50/3।
तो ये आ गया अपना आंसर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द बिल्डिंग इज 50 by 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 पे। Two poles of equal heights are standing opposite each other in on either side of the road। Opposite का मतलब होता है आमने सामने। दो टावर है, सेम हाइट के हैं और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10। देखो, टू पोल्स, दो पोल हैं, दो खंबे हैं, ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ओपोजिट ईच अदर। दो खंबे हैं, एक तो यहाँ पे है और एक ये। ओपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने, दोनों की हाइट बराबर है। दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ओपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड के एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, बीच में रोड है। विच इज 80 मीटर वाइड। अब इस रोड के बारे में इन्होंने बोला है कि ये जो रोड है ये क्या है? 80 मीटर वाइड। 80 मीटर वाइड मतलब चौड़ी। 80 मीटर चौड़ी रोड है। रोड के एक तो इस तरफ खड़ा है पोल और एक इस तरफ पोल है, और इन दोनों पोल्स की हाइट जो है वो इक्वल है। मतलब अगर मैं इसको ए लेती हूँ, इसको बी लेती हूँ, इसको मैं सी लेती हूँ, इसको मैं डी लेती हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये लिख लो पहले आप। ये दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है। ये और ये हाइट क्या है? इक्वल। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब इन दोनों के बीच में, अब बिटवीन का मतलब ये नहीं होता कि मिड में। बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है वो पॉइंट। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं यहाँ ले, ठीक है, इधर ही ले रही हूँ। तो मतलब ये नहीं कि एकदम बीच में है कि ये 40 हो गया ये 40, नहीं नहीं। बिटवीन बोला है। इन बिटवीन मतलब कहीं पे भी हो सकता है, दोनों के बीच में वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। तो इसने क्या बोला है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक तो इस वाले पोल को कोई देख रहा है और यहाँ से खड़ा हुआ कोई इस वाले पोल के टॉप पे देख रहा है। तो एक तरफ तो 60 बनेगा, किसी भी तरफ बना लो 60, और एक तरफ 30 बनेगा। ठीक है, चाहे 60 यहाँ लिख दो, 30 यहाँ लिख दो, किसी भी तरफ लिख दो। क्या बोला इसने? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में, ये जो रोड है, इस इनमें इन दोनों पोल्स के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर, इस पोल के टॉप पे, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो हाइट, हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए बी और ये सी डी दोनों फाइंड आउट करने हैं। मतलब पोल की एक तो हाइट बताइए, और क्या पूछा है? एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पोल से ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पे है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं। मतलब बीई बताना है और ईसी बताना है। बीई भी बताओ कितना है और ईसी बताओ कितना है। ये हमसे सब पूछे हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ये पूरा 80 है, तो एक को अपन एक्स मानेंगे और एक को, या तो चलो एक्स नहीं मान रहे, नॉर्मल बिना एक्स माने कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, जो बीई है ना, बीई, बीई को अपन बीई ही रखते हैं। बी को बी रखो। अब जो ईसी है ना, ईसी ईसी कितना हो जाएगा? ईसी हो जाएगा मेरा 80 में से
अगर मैं बीई को माइनस कर दूं, ये देखो ये पूरा 80 है, इस 80 में से अगर मैं ये बीई माइनस कर देती हूँ तो मेरा ईसी आ जाएगा ना। तो ईसी इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 80 माइनस बी। ईसी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 80 में से पूरा 80 है, इसमें से बीई को निकाल दो तो ईसी आ जाएगा। तो ईसी इज इक्वल टू 80 माइनस बीई। एक ये बना लो बस। अब क्वेश्चन करते हैं, अब डायरेक्ट। अब सबसे पहले यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, सी डी। इन ट्रायंगल सी डी ई। अब यहाँ पे भी वही है, पी और बी, तो मतलब टेन टेन ही लेना है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, आप लिखना, नाम लिखना है हमेशा। परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, और बेस क्या है मेरा, ईसी। ठीक है। अब टेन 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू सी डी। सी डी मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। अपॉन में ईसी, ईसी मुझे पता है, ये रहा। ईसी क्या है, 80 माइनस पीई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 80 माइनस बीई इज इक्वल टू CD√3। अब इसको इतना ही छोड़ दो, अभी आगे सॉल्व नहीं करेंगे इसको अपन, नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला। इन ट्रायंगल ए बी ई, इसके अंदर भी वही टेन लेंगे। टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन में बी। पी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है मेरा, बी। बेस है मेरा बी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू। अब ये जो ए बी है ना, ए बी देखो, ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर है। तो ए बी की जगह मैं सी डी लिख रही हूँ यहाँ पे, सी डी, और यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे बीई। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BE√3 इज इक्वल टू सी डी। अब ये देखो, एक तो ये इक्वेशन थी, इसमें बीई है और सी डी है, इसमें भी बीई है और सी डी, एक दूसरी ये इक्वेशन हो गई। मतलब आप सी डी की जगह आप, या फिर बीई की जगह, बीई की जगह लिख लेते हैं चलो, या फिर सी डी की जगह क्या लिखेंगे, सी डी की जगह लिख लो, क्या कुछ भी कर लो। BE√3, चलो सी डी की जगह लिख देते हैं। तो सी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ पे सी डी है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे BE√3। अब यहाँ पे लिख लो आप, बाय पुटिंग सी डी वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इस सी डी की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे लिख दो 80 माइनस बीई, एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू सी डी की जगह क्या लिखना है, ये लिख दो सी डी की जगह। सी डी की जगह लिख दो BE√3, और ये एक √3 पहले से है तो एक और √3 यहाँ लिख दो। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अपन को सी डी चाहिए था ना, अच्छा बीई भी चाहिए। बीई इसी सब कुछ चाहिए, चलो तो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे, 80 माइनस बीई इक्वल टू BE√3 इंटू √3 क्या होता है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो अब इस बीई को आप यहाँ इधर उठा लाएंगे, इधर लेके आ जाएंगे इसको, तो ये प्लस में आएगा। तो 3BE प्लस बीई, कुछ भी नहीं है इसके आगे, 1 है। ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू 3 + 1 कितना हो गया, 80 इज इक्वल टू 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ। 4BE हो गया यहाँ। तो बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 4, 20 आ गया मतलब। तो जो हमारा बीई है, बीई क्या आ गया मेरा, 20 आ गया यहाँ, 20 मीटर। देखो ये पूरा 80 था, ये कितना है, 20 है। बीई कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो ये बचा हुआ 60 हो जाएगा ना, ईसी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना अपने आप ही।
तो बीई अगर 20 है तो ईसी कितना आ गया, ईसी आ गया 60 मीटर। तो ये पूछा था ना इन्होंने। अब देखो ये पॉइंट कहीं बीच में नहीं है, ये पॉइंट इस तरफ ही है, यहाँ से 20 मीटर इधर है और 60 मीटर इधर है। ठीक है, तो इन बिटवीन का मतलब ये नहीं होता कि बीच में, मिड नहीं बोला है क्वेश्चन के अंदर। बच्चे कई बार इसमें ये कर देते हैं, इसको 40 मान लेंगे, इसको 40 मान लेंगे, कि उन्होंने इन बिटवीन बोल दिया। इन बिटवीन का मतलब तो इन दोनों पोल्स के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। हेलो, टेकिंग क्लास। यस। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। आगे क्या करना है, ईसी आ गया, पीई भी आ गया और ईसी भी आ गया। अब ए बी और सी डी, तो यहाँ से पीई आ गया तो यहाँ से सी डी भी पता चल जाएगा। देखो इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ पीई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड में बीई की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से सी डी आ जाएगा। सी डी इज इक्वल टू 20√3। बीई की जगह मैंने 20 लिख दिया, तो 20√3। तो सी डी कितना आ गया, सी डी आ गया 20√3। अब सी डी और ए बी दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 20√3। देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल इज 20√3। ठीक है, पोल की हाइट क्या आ गई हमारी, 20√3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं रब कर रही हूँ। दोनों पोल्स की हाइट सेम थी, तो दोनों पोल की सेम आ गई हाइट। नंबर नंबर 11। क्वेश्चन 11 ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।